एपिसोड की शुरुआत में हम लोग डायरेक्ट मेन कैरेक्टर नागोमो हाजिमे को देखते हैं, जो एक गहरी खाई के नीचे अंदर गिर गया था। खाई के अंदर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो नीचे मौत का नंगा नाच हो रखा था। हर एक मॉन्स्टर एक दूसरे के ऊपर अटैक करके और उसे खा लेता। फूड चेन की वाट लगा रखी थी। उसी टाइम पे वहाँ पे बाहुबली मॉन्स्टर आता है, जो कि एक बियर था, और वो नागोमो के हाथ के ऊपर अटैक करके उसे काट देता है और उसी के सामने उसी के हाथ को खाने भी लगता है। अब उंगली से पेट नहीं भरा था तो वो बोटी को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो नागोमो अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागता है और एक गुफा के अंदर छुप जाता है और अपने ट्रांसम्यूट स्किल की मदद से गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। और इसी गुफा के अंदर एक होली क्रिस्टल भी था, जिससे टपकने वाला पानी होली वाटर में बदल जाता है, जो इंजरीज को हील करके एनर्जी देता है। यहीं से टाइम शिफ्ट होके उस टाइम पे आ जाता है जहाँ पे नागोमो नीचे गिरा था। दरअसल हाजिमे और उसकी पूरी क्लास एक दूसरी दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट हो गई थी टीचर के साथ में, और सभी लोगों ने फैसला कर लिया था कि वो लोग यहीं पे रुक के इन लोगों की मदद करेंगे डीमन किंग को हराने में। और ये लोग एक डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे थे, जहाँ पे एक बेवकूफ लड़के की वजह से ये लोग डायरेक्ट बीच के फ्लोर पे टेलीपोर्ट हो गए थे, जहाँ पे एक बुल मॉन्स्टर ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था। और नागोमो एक हीरो की तरह अपनी जान की चिंता न करते हुए उन सभी को बचाने के लिए उस बुल का डायरेक्ट सामना करने लगता है। और जब वो लोग सेफ पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो वो नागोमो को कवर देने लगते हैं, लेकिन तभी कोई नागोमो को धोखा देता है और उन्हीं में से एक अटैक नागोमो को लगता है और वो खाई के नीचे गिर जाता है। नागोमो काफी ज्यादा निराश था कि उसे किसी ने धोखा दिया और उसे पता चल जाता है कि किसने उसे धोखा दिया था, लेकिन अब ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता है। नागोमो को बस जिंदा रहना है। अब हम नागोमो के साथियों में से एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम काओरी था, और ये नागोमो की खास दोस्त थी और इसने नागोमो से वादा किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी, भले ही वो लड़ने में ज्यादा बेहतर ना हो। दरअसल नागोमो की स्किल्स हिस्ट्री टाइप की थी, जहाँ पे वो एशियन लैंग्वेज को सीख सकता था और पढ़ सकता था, और कॉम्बैट के मामले में उसका लेवल बिल्कुल नूब वाला था। इसीलिए काओरी ने नागोमो से वादा किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन अब ये सब कुछ टूट चुका है। नागोमो को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और वो गहरी खाई में नीचे गिरा पड़ा है। नागोमो फैसला कर लेता है कि सभी लोगों ने उसे धोखा दे दिया है, लेकिन अब उसे बस अपने घर वापस जाना है, और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसका दुश्मन बनेगा और मारा जाएगा। इसीलिए वो सबसे पहले शिकार करने के लिए अपनी गुफा से बाहर निकलता है और वहाँ पे कुछ वुल्फ मॉन्स्टर को अपनी तरफ ललचा के गुफा के अंदर लाता है, जहाँ पे उसने पहले ही एक गड्ढा बना लिया था। वुल्फ मॉन्स्टर जैसे ही गड्ढे के अंदर गिरते हैं तो वो अपने ट्रांसम्यूट स्किल की मदद से गड्ढे को पत्थरों से भर देता है और उन्हें मार के उनके मांस को खाने लगता है, लेकिन मांस के टुकड़े का टेस्ट एकदम कड़वा था और उसे निगलने में नागोमो को काफी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन वो कैसे न तैसे उसे निगल जाता है। लेकिन वो जैसे ही मीट को खाता है तो उसके डीएनए के अंदर चेंज आने लगते हैं। उसकी बॉडी के अंदर मॉन्स्टर सेल मिल चुके थे, लेकिन वो जैसे ही होली वाटर को पीता है तो उसकी बॉडी दोबारा प्यूरिफाई हो जाती है और दोनों डीएनए आपस में मिल के मॉन्स्टर एंड ह्यूमन जीन का कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। इसी के चलते नागोमो के बाल और आँख दोनों ही लाल और सफेद हो जाते हैं, और जब नागोमो अपने आप को देखता है तो वो खुद को एक मॉन्स्टर ही समझता है, लेकिन मॉन्स्टर का मीट खाने की वजह से उसका लेवल बढ़ चुका था और साथ ही में उसे मॉन्स्टर की एबिलिटी भी मिल चुकी थी, जो कि थंडर थी, और लेवल अप करने की वजह से उसे कुछ स्किल्स भी मिलती हैं, जैसे कि क्राफ्टिंग, जिसकी मदद से वो पत्थरों से गन और बुलेट बना लेता है। असली माइनक्राफ्ट तो नागोमो खेल रहा है। खैर नागोमो अब अपना हथियार लेके बाहर जाता है और उस खरगोश वाले मॉन्स्टर को भी बड़ी आसानी के साथ मार देता है और उसके भी मीट को खाता है, तो फिर उसे जंपिंग एबिलिटी मिल जाती है और लेवल भी बढ़ता है। अब नागोमो के पास इनफ स्ट्रेंथ और रिसोर्स हो चुके थे, तो वो रीमैच के लिए उस भालू वाले मॉन्स्टर के पास जाता है और उसे कहता है, क्यों भाई, हाथ का टेस्ट बढ़िया था ना, लेकिन अब तेरी गुद्दी चटकाने की बारी आ चुकी है। मॉन्स्टर नागोमो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन नागोमो उसे आसानी के साथ डॉज करता है और उसके ऊपर गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन निशाना न लगने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो नागोमो एक फ्लैश ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो मॉन्स्टर के हाथ को तोड़ देता है और उसे खा भी लेता है। इसके बाद वो अपनी थंडर एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो मॉन्स्टर कुछ देर के लिए सुन्न पड़ जाता है और नागोमो उसके मत्थे के बीच में गोली घुसा के उसे मार देता है। और इसी तरीके से नागोमो भाई साहब अपनी सफर की शुरुआत करते हैं, ये कहते हुए कि अपन टोक्यो जाएगा और जो भी अपन के रास्ते में आएगा वो बाबा जी की बूटी खा के पेला जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नागोमो ऊपर की फ्लोर्स की तरफ लगातार ऊपर बढ़ते जा रहा था। रास्ते के बीच में उसकी मुलाकात मेडुसा के दूर के रिश्तेदार से हो जाती है, लेकिन नागोमो उसका फ्यूज कंडक्टर निकाल के उसे भी मार देता है, और जो भी मॉन्स्टर उसके रास्ते के बीच में आता नागोमो उसे मार के खा जाता। इसी बीच हम लोग नागोमो के क्लासमेट्स को देखते हैं, जो कि मस्त अपनी जिंदगी जी रहे थे, और साथ ही में इन्हें टाइटल भी मिल गया था सबसे गहरी डंजन में जाने का। वहीं पे हमें पता चलता है कि इन लोगों को यहाँ पे जबरदस्ती बुला लिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंसान लगातार दूसरी
स्पीसीज के खिलाफ लड़ नहीं पा रहे थे, इसीलिए उनमें से एक राजा ने कुछ लोगों को समन किया जो उनके हीरोज बने। क्लास का मॉनिटर जो कि मंद बुद्धि है, वो आगे से मोटिवेट होकर कहता है कि इन्हें हमारी जरूरत है, तो हम लोग कैसे अपना पीठ दिखा के यहाँ से जा सकते हैं। और साथ ही में पूरी क्लास ही बन बुड़वक है और वो भी इसकी बात मान के अपने टीचर के खिलाफ इनकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। और बाकी की कहानी तो तुम्हें पता ही है। अब यहीं पे हम लोग यागेसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि काओरी की काफी अच्छी दोस्त है। वहीं पे जब वो रात में ट्रेनिंग कर रही थी तब उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि बड़बड़ाते जा रहा था और इसी ने नागोमो को जानबूझ के नीचे गिराया है क्योंकि इसे काओरी के ऊपर गंदा वाला क्रश है। खैर यागेसी को इसके ऊपर यकीन था कि ये नागोमो के साथ गद्दारी नहीं करेगा, भले ही ये हमेशा नागोमो को उंगली करता रहता है उसके स्टेटस को लेके, लेकिन इतना कमीना तो है नहीं कि जान ले लेगा। खैर जब यागेसी काओरी के पास जाती है तब उसे होश आ जाता है। काओरी उठते ही नागोमो के बारे में पूछती है तो यागेसी उसे बताती है कि वो बिना टिकट के ऊपर चला गया है। तो काओरी नागोमो के लिए टसुए बहाने लगती है। वहीं पर हम लोग नागोमो को देखते हैं जो कि कत्लेआम मचाते हुए 50वें फ्लोर पे आ जाता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा था। जब नागोमो उसे खोलने की कोशिश करता है और अपने मैजिक को अंदर डालता है तो उस दरवाजे के अगल बगल लगे हुए पत्थर के गार्ड जाग उठते हैं और नागोमो के ऊपर हमला करने लगते हैं। हालांकि इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से स्पीड में काफी ज्यादा अंतर था और नागोमो उसी का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ इन्हें भी पील देता है। बस इनकी आंख के ऊपर निशाना लगाना था, जैसे ही आंख फूटी वैसे ही ये मारे गए। खैर नागोमो उन्हें मारने के बाद जब उनकी बॉडी को चेक करता है तब उनकी बॉडी के अंदर से दो कोर निकलते हैं और नागोमो उन कोरों को दरवाजे के ऊपर लगा देता है तो दरवाजा खुल जाता है। नागोमो जब अंदर जाता है तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक प्राचीन वैम्पायर को सील करके रखा गया है। वैम्पायर दीदी उससे मदद मांगती है तो नागोमो साफ पना कर देता है और कहता है कि कोई गांडू ही होगा जो किसी ऐसे बंदे को आजाद करेगा जिसे यहाँ पे इतनी गहराई से सील करके रखा गया हो। खैर वैम्पायर दीदी उसे बताती है कि उसे धोखा दिया गया था तो नागोमो को झटका लगता है और वो मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो मदद करने से पहले पूछता है पहले ये बताओ तुम्हें धोखा कैसे दिया गया था। तो वैम्पायर दीदी उसे बताती हैं कि वो काफी ज्यादा पावरफुल वैम्पायर रेस से आती हैं और वैम्पायर दीदी ने अपने एम्पायर की काफी ज्यादा मदद की थी, लेकिन अचानक से इनकी मिनिस्टर ने इन्हें बताया कि इन्हें वैम्पायर दीदी की जरूरत नहीं है और उन लोगों ने जानबूझ के यहाँ पे इन्हें सील कर दिया इस डर से कि वैम्पायर दीदी उनके साम्राज्य को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास कोई तरीका ही नहीं था कि वो वैम्पायर दीदी को रोक सके, क्योंकि दीदी अमर हैं और प्लस पॉइंट के साथ दीदी बिना किसी मंत्र के मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो इस दुनिया के रीति रिवाजों से अपरंपार है। अब नागोमो वैम्पायर दीदी की मदद करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उसके पत्थर के ऊपर अपने मैजिक को डालता है तो वैम्पायर दीदी अपनी सील से आजाद हो जाती हैं और वो नागोमो से उसका नाम पूछती है तो नागोमो उसे नाम बताता है। फिर नागोमो वैम्पायर दीदी से उनका नाम पूछता है तो वो आगे से कहती है कि उन्हें इस नए जीवन के साथ एक नया नाम चाहिए और वो नागोमो से कहती है कि मेरा नामकरण करो। तो नागोमो आगे से दीदी का नाम यूए रखता है और उसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए बताता है कि जब वो कमरे के अंदर घुसा तब उसे वैम्पायर दीदी का टकला देख के चांद याद आया, तो नागोमो वैम्पायर दीदी का नाम यूए रख देता है। खैर वो दोनों एक दूसरे का नामकरण कर ही रहे थे कि तभी कोई बिच्छू नागोमो के पीठ के ऊपर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। नागोमो जल्दी से होली वाटर निकालता है और अपनी पीठ के ऊपर डाल के जल्दी से कांटों को बाहर निकालता है। जब वो पीछे देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा बिच्छू है जो कि यूए के आजाद होने पे यहाँ पे आया है और वो दोनों बिना बिच्छू को मारे यूए को लेके यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। नागोमो अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल उस बिच्छू के ऊपर करता है, गोलियां चलाता है, ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है, लेकिन बिच्छू भाई साहब की स्किन लोहे की बनी है, लगता है मम्मी के हाथ तो अच्छे से कुटाई हुई है इसकी। तो यूए मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो सबसे पहले पेट पूजा करती है। वो डायरेक्ट नागोमो के कंधे के ऊपर अपने दांत घुसाती है और उसका खून पीने लगती है। नागोमो भी खुद को एबिलिटी की मदद से पत्थरों से कवर कर लेता है और यूए को खून पीने देता है। जब यूए का पेट भर जाता है तो वो जल्दी से बाहर निकलती है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अजूरे ब्लेड नाम का एक मैजिक बॉल लाती है और उसे सीधा बिच्छू के खोपड़ी के ऊपर दे मारती है। वो पूरा मैजिक बॉल आग से बना हुआ था तो बिच्छू भाई साहब की स्किन टूट जाती है और उनकी अंदर की त्वचा दिखने लगती है। नागोमो को इसे अच्छा आइडिया आता है और वो यूए से कहता है कि दोबारा कर सकोगी, तो वो कहती है कर दूंगी, लेकिन छोटा गोला बनेगा। लेकिन नागोमो के लिए इतना काफी था। तो फिर यूए वहाँ पे दोबारा अजूरे ब्लेज का इस्तेमाल करती है और बिच्छू भाई साहब के ऊपर दोबारा आग का गोला आके धमकता है और उस गोले की वजह से उनकी स्किन अंदर की त्वचा और भी ज्यादा दिखने लगती है। नागोमो उसके ऊपर जाके सिर्फ 2 ही गोलियां मारता है और बिच्छू भाई साहब टें बोल जाते हैं। खैर अब नागोमो यूए से वादा करता है कि उसे भले ही कितना ही गंदा धोखा दिया गया हो, लेकिन अब वो उसके साथ रहेगा और उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। अब वो दोनों एक साथ बैठते हैं जहाँ पे यूए नागोमो को अपने बारे में बताती है कि वो 300 साल की है और वो अमर है क्योंकि उसकी बॉडी और सेल्स हमेशा रिजनरेट करते रहते हैं। साथ ही में वो नागोमो को ये कहानी भी बताती है कि इन सभी डंजन का इजाद किसने किया था और वो नागोमो को मेवरिक की कहानी बताती है कि ये गॉड्स के
मैसेंजर थे जो कि दुनिया की मदद करने के लिए आए थे और दुनिया को बचाने के लिए, और उन्हीं ने ही इस डंजन को बनाया था। और मेरे भी कई सारे थे और दुनिया के अंदर अलग अलग डंजन बनी हुई हैं। लेकिन नागुमो को बस अपने घर जाना था और उसे इन सभी चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। तो वो बिच्छू भाई साहब की बचे हुए स्किन से वहाँ पे एक राइफल बनाता है जो कि AWM की बड़ी अम्मा थी। वहीं पे युवे ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। तो अब नागुमो की बारी थी और वो धड़ाधड़ सवाल पूछते जाती है। तुम्हारे आँख और बाल इतने अजीब क्यों हैं? तुम्हारे हाथ को क्यों हुआ? तुम मॉन्स्टर का मीट क्यों खाते हो? और तुम बिना मंत्रों का इस्तेमाल किए हुए माना को क्यों मैनिपुलेट कर पाते हो? अब नागुमो इन सभी सवालों से काफी घबरा जाता है, लेकिन वो एक एक करके युवे को अपनी पूरी कहानी बताता है और साथ ही में वो दोनों बातें करते हुए डंजन के फ्लोर्स को क्लियर करते हुए जा रहे थे। नागुमो की इतनी दर्दनाक कहानी सुनने के बाद तो युवे की आंखें भर आती हैं और वो बेचारी आंसू बहाने लगती है। नागुमो उसे कहता है कि नौटंकी बंद करो, इतनी भी ज्यादा दर्दनाक कहानी नहीं है जैसे कि लैला और मजनू की कहानी में होता है कि हमेशा मजनू का ही कटेगा। खैर नागुमो युवे को बताता है कि उसकी आगे की कहानी ये है कि वो अपने घर वापस जाना चाहता है, बस उसे बदला बदला नहीं चाहिए। अब इसे युवे का मुंह लटक जाता है क्योंकि नागुमो तो घर चला जाएगा, लेकिन वो बेचारी कहाँ पे जाएगी। तो नागुमो उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ लटक लेना। हाँ, वहाँ पे मैजिक नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ न कुछ जुगाड़ लगा ही लेंगे। अब इसे युवे भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे नागुमो के साथ साथ घर भी मिल गया। अब यहीं से सीन कट होके डायरेक्ट नागुमो और युवे के ऊपर आ जाता है जो कि अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। कुछ डायनासोर जैसे मॉन्स्टर दोनों का पीछा कर रहे थे और उनकी मुंडे के ऊपर प्यारा सा फूल उगा हुआ था और नागुमो को अंदाजा था कि इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद वो दोनों भागते भागते एक गुफा के अंदर आ जाते हैं। गुफा के अंदर हरे हरे कलर के कुजनों जैसा कुछ तो चमक रहा था जो युवे के सर से टकरा के फूटते हैं। तो युवे किसी और के कंट्रोल में आ जाती है और वो डायरेक्ट नागुमो के ऊपर अटैक कर देती है। और हमें बाद में पता चलता है कि युवे को भी एक फूल वाला मॉन्स्टर कंट्रोल कर रहा था। उन्हीं में से एक हरा वाला चीज नागुमो को भी लग जाता है। उस मॉन्स्टर को लगता है कि अब तो ठंठल गोपाल होगा, लेकिन नागुमो के ऊपर वो फूल वाली चीज असर ही नहीं होती है क्योंकि भाई साहब ने पहले ही मॉन्स्टर खा खा के अपने DNA को अलग लेवल पे ले जा चुके हैं, जिससे मॉन्स्टर का गंदा वाला कट जाता है और वो युवे का इस्तेमाल करके नागुमो के ऊपर हमला करवाने लगती है। युवे से ये सहा नहीं जाता है और वो नागुमो से कहती है चला दे गोली, जो होगा देखा जाएगा। तो नागुमो बिना झिझके हुए गोली चला भी देता है, लेकिन युवे की फूल के ऊपर, जिससे वो कंट्रोल से आजाद हो जाती है। जिसके बाद नागुमो फूल वाले मॉन्स्टर से कहता है आस्ता लविस्ता बेबी, जिसके बाद वो उसका भी सर उड़ा देता है। लेकिन युवे तो इस बात से हैरान हो गई थी कि नागुमो ने उसके ऊपर बंदूक चला भी दी, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। और वो नागुमो से कहती है कि तुमने गोली चला भी दी। नागुमो उसे कहता है कि मैं कौन सा तुम्हारा भेजा उड़ाने वाला था, कॉन्फिडेंट तो था ही। अब इसके बाद वो दोनों वहीं पे अपना कैंप लगाते हैं और नागुमो युवे को खाने के लिए मीट देता है, लेकिन युवे आगे से बताती है कि उसे नहीं चाहिए। तो नागुमो उसे पूछता है कि जिंदा कैसे हो? तो युवे उसकी तरफ इशारा करके बताती है कि मैं तुम्हारा खून पी के जिंदा हूँ। तो नागुमो उसे पूछता है कि तुम्हें खूनी चाहिए क्या? तो युवे बताती है कि नहीं, खाने से भी काम चल जाता है, लेकिन तुम्हारा खून ज्यादा टेस्टी है। इसके बाद वो अपने होठों के ऊपर जीभ को फेरने लगती है और नागुमो की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि खाने का समय हो चुका है। अब इसके बाद युवे और नागुमो सक्सेसफुली आखिरी फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये लोग डंजन से आजाद हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों को डंजन से आजाद होने के लिए फाइनल बॉस को हराना पड़ेगा। अब इसके बाद वो लोग कमरे के अंदर जाते हैं तो उनकी मुलाकात फाइनल बॉस से होती है जो कि नागराजू थे, और साथ ही में वो अपने साथ अपने बाकी भाई बंधु भी लेके आए थे क्योंकि मुंडे पे एक की जगह पे 6 सर थे और ये 6 अलग अलग काम करते हैं। कोई अटैक करता है तो कोई डिफेंस करता है, कोई हील का काम करता है तो कोई मैनिपुलेट का काम करता है। इसलिए इन दोनों को फाइट करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ये दोनों मिलकर जितनी भी बार उन्हें घायल करते उतनी बार हीलर भाई साहब उन्हें हील करके ठीक कर देते। अब इसी बीच मैनिपुलेट करने वाला सांप युवे के पास जाता है और उसे मदहोश करके एक ऐसा भ्रम दिखाता है जहाँ पे नागुमो उसे छोड़ के चला गया था, जिससे युवे का मानसिक संतुलन हिल जाता है और वो सांप अटैक करने वाला था, लेकिन नागुमो उसे बचा लेता है। फिर उसको होली वाटर पिलाता है और साथ में उसे किस भी करता है कि बात याद दिलाने के लिए कि वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा। इसे युवे के अंदर दोबारा कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों दोबारा नागो भाई से लड़ाई करने लगते हैं। इस बार वो दोनों एक साथ मिलकर उनके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं और उसी टाइम पे मैनिपुलेट करने वाला सांप दोबारा युवे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका भंटा ढार हो जाता है और उसे तगड़ा बिजली का झटका खाने को मिलता है, जिससे वो नागुमो के पास जाके गिरता है और उसके ऊपर भी वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन नागुमो के ऊपर इसका कोई असर ही नहीं होता है और वो सांप को खट्टी गोली खिला देता है। फिर नागुमो वहाँ पे अपनी AWM बाहर निकालता है और डायरेक्ट शूट करके 3 सांपों को यूं ही मार देता है। बचे 3 सांपों को यूं ही निपटा देती है, लेकिन युवे लड़ाई की वजह से काफी ज्यादा थक चुकी थी और जब उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो फिर वहाँ पे असली नागो भाई बाहर निकलता है, जो कि उन 6 सरों के मर जाने के बाद बीच वाले छेद से बाहर निकला था और वो डायरेक्ट युवे के ऊपर अटैक कर देता है। तो नागुमो युवे को बचाने के लिए अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। इससे नागुमो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसकी एक आंख भी फूट जाती है। युवे जल्दी से आगे बढ़ती है और नागुमो को खींच
खींच के पीछे ले आती है और नागो भाई साहब कंटिन्यू अटैक करते रहते हैं। वहीं पे युवे नागोमो को लिप टू लिप होली वाटर पिलाते रहती है, जिसके बाद वो नागोमो को आराम करने को कहती है और सांप से लड़ने के लिए अकेले ही जाने लगती है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था, वो उल्टा घायल ही हो जाती है और नीचे गिर जाती है और उसको रोना आ जाता है क्योंकि बेचारी कल ही आजाद हुई थी और आज उसे मरना पड़ रहा है, वो भी लवर के साथ में। लेकिन तब तक नागोमो को होश आ चुका था और वो जल्दी से आगे बढ़ के युवे को बचा लेता है। वहीं पे वो युवे से कहता है कि वो लोग पक्का जीतेंगे। इसके बाद वो युवे को अपना खून पीने के लिए कहता है और युवे उसका खून पीने लगती है। नागोमो को सब कुछ याद था जब युवे लड़ाई कर रही थी तो फिर उसे कितनी ज्यादा चोटें लगी थी नागो भाई साहब की वजह से। इससे नागोमो के अंदर जोश आ जाता है, जिसके बाद वो नागो भाई साहब के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगता है और साथ ही में वो छत के ऊपर ग्रेनेड लगा देता है। और जब नागो भाई साहब उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो नागोमो उन सभी ग्रेनेड्स को विस्फोट करा देता है, जिससे वो पूरी छत नागो भाई साहब के ऊपर आके गिरती है और वो दब जाते हैं। फिर नागोमो अपनी ट्रांसम्यूट स्किल की मदद से वहाँ पे पत्थरों के कई सारे स्पाइक्स बना देता है जो नागो भाई साहब की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और उसे डैमेज देने लगते हैं और बची कुछ कसर युवे पूरी कर देती है उसके ऊपर अजूरे बिलेज का लड्डू फोड़ के। जिसके बाद नागो भाई साहब शहीद हो जाते हैं और वो दोनों फाइनल बॉस को हरा देते हैं। लेकिन नागोमो भी काफी ज्यादा थक चुका था तो वो तुरंत बेहोश हो जाता है। अब इसी बीच हम लोग नागोमो के क्लासमेट्स को भी देखते हैं जो कि दोबारा उसी डंजन के अंदर गए हुए थे जहाँ पे उन लोगों की जान खतरे में आ चुकी थी ताकि वो छोड़ी हुई रिसर्च को कंटिन्यू कर सके। वहीं पे काओरी को अभी भी नागोमो को याद सताई जा रही थी तो उनका मॉनिटर कहता है कि कब से उसके लिए टसुए बहाओगी, अब उसकी मौत की वजह से हम लोग अपने आप को धीरा थोड़ी ना कर सकते हैं। लेकिन काओरी की दोस्त उसे मोटिवेट करती हैं और मॉनिटर को साइड में फेंक देती हैं। जब नागोमो को होश आता है तो फिर उसे पता चलता है कि वो बिस्तर के अंदर है, वो भी युवे के साथ में और वो भी नंगा। इसके बाद वो युवे को एक झटका देता है और उसे उठाता है तो युवे उसे बताना शुरू करती है कि बेहोश होने के बाद वहाँ पे दरवाजा खुल गया था तो फिर वो उसको खींचते हुए यहाँ पे ले आई और बिस्तर के ऊपर लिटा दिया। इसके बाद वो दोनों उस पूरे घर को देखना शुरू करते हैं तो वो जगह काफी बड़ी थी, हॉट टब के साथ साथ वहाँ पे और भी कई सारी चीजें थी। और जब नागोमो वहाँ पे एक कमरे के अंदर जाता है तो फिर वहाँ पे एक मैजिक सर्कल था जिससे वहाँ पे एक वीडियो टेप एक्टिवेट हो जाती है और नागोमो के सामने ऑस्कर नाम का एक बंदा आता है जो उसे बताता है कि उसी ने ये डंजन बनाई है एक ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए जो उसके मैजिक और पावर्स को इनहेरिटेट करेगा। वहीं पे हम लोग नागोमो को क्लासमेट्स को देखते हैं और ये दोबारा डंजन पे उस जगह पे आके पहुंच चुके थे जहाँ से नागोमो नीचे गिरा था। और क्योंकि डंजन हर बार रीसेट हो जाती है तो मॉन्स्टर भी रीस्पॉन होंगे, इसीलिए वहाँ पे बुल मॉन्स्टर दोबारा आ जाता है। लेकिन नागोमो के क्लासमेट इस बार पूरी तरीके से मोटिवेटेड थे तो वो सभी एक साथ बुल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं और एक साथ मिलकर उसे हरा देते हैं। हालांकि तकलीफें होती हैं इन्हें, लेकिन इसके बावजूद ये लोग जीत जाते हैं। वहीं पे ऑस्कर नागोमो से कहता है कि वो उसे अपनी ताकत जरूर देगा और नागोमो जैसे चाहे वैसे उनका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बस नागोमो इनका इस्तेमाल बुरे कामों के लिए ना करे। और वीडियो टेप यहीं पे खत्म हो जाती है और ऑस्कर नागोमो को अपनी पावर्स देता है तो नागोमो के सर के अंदर भयंकर दर्द होता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई गॉड्स नहीं है, मरविक नहीं है, ये सभी लेबोरेटर्स हैं। लेकिन नागोमो का प्लान अभी भी नहीं बदला था। इस दुनिया के साथ क्या होता है नागोमो को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे बस टोक्यो वापस जाना है। फिर नागोमो युवे को बताता है कि उसे एशियन मैजिक मिला है जो कि क्रिएशन है, यानी कि नागोमो रॉ मटेरियल से कोई भी आर्टिफैक्ट बना सकता है जैसे कि गन्स, बाइक, 4 व्हीलर और भी कई सारी चीजें। इसके बाद वो दोनों ऑस्कर को दफन कर देते हैं और उसे दफनाने से पहले उसके रिंग को चुरा लेते हैं। इसके बाद युवे नागोमो को एक किताब देती है और नागोमो जब उस किताब को पढ़ता है तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे और भी कई सारे एशियंट मैजिक हैं जो कि अलग अलग डंजन के अंदर छुपे हुए हैं। इसीलिए नागोमो युवे से कहता है कि हमें उन्हें चल के देखना चाहिए, शायद से उन्हीं से हमें कहीं वापस जाने का रास्ता न मिल जाए। साथ ही में नागोमो ऑस्कर के घर को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करता है तो फिर उसे वहाँ पे एक वर्कशॉप मिलती है जहाँ पे ऑस्कर कोई काम धाम किया करता होगा। इसीलिए नागोमो युवे से कहता है कि हमें यहाँ पे और वक्त बिताना चाहिए, यहाँ पे सीखने के लिए और भी कई सारी चीजें बची हुई हैं। इसके बाद नागोमो ऑस्कर की वर्कशॉप का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे खुद के लिए मैकेनिकल आर्म भी बनाता है। साथ ही में वो बाइक, 4 व्हीलर, कई सारे नए वेपन्स और साथ ही में अपने लिए ड्रोन आई भी बनाता है। कुछ ही हफ्तों के अंदर वो दोनों पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं। वहीं पे नागोमो युवे से बताता है कि हमारा प्लान यहाँ पे यही है कि हमें कैसा न तैसे घर वापस जाना है। अब इस दुनिया के साथ क्या होता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी और हम दोनों अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। इसके बाद वो दोनों ऑस्कर के घर को छोड़ के दूसरी तरफ जाने लगते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक बनी गर्ल को देखते हैं जो कि नागोमो और युवे का आने का वेट कर रहे थे बीच खाई में। लेकिन तभी उसके ऊपर दोमो ही डायनासोर अटैक कर देता है तो वो अपनी जान बचाते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगती है तो वो डायनासोर भी उसका पीछा करने लगता है। और उसी टाइम पे वहाँ पे युवे और नागोमो दोनों एक साथ एंट्री मारते हैं। वो दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं दुख दर्द बांटने के लिए। लेकिन तभी उन्हें दिखाई देता है कि वो बनी गर्ल उनकी तरफ भागते हुए आ रही है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या इसने अभी ये कहा कि ये हमारा इंतजार कर रही
थी, जिसके बाद वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो बनी गर्ल नागोमो का कोट पकड़ लेती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है उसके कबीले की मदद करने के लिए। हालांकि नागोमो उसे साफ मना करता है, तो वो बनी गर्ल आगे से कहती है क्या तुम इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे ही मना कर दोगे। लेकिन युवे और नागोमो आपस में कहते हैं कि इसके अंदर तो शर्म ही नहीं है, आपस में ही बातें करी जा रही है। इसके बाद वो दोनों उसे इग्नोर करके आगे जा ही रहे थे कि तभी दुमोही डायनासोर नागोमो के ऊपर गुर्रा देता है, तो नागोमो उसके भेजे के अंदर गोली मार के उसे एक झटके के अंदर ही सुला देता है। नागोमो दोबारा वहाँ से जा रहा था, लेकिन वो बनी गर्ल दोबारा नागोमो का पैर पकड़ लेती है। नागोमो उसकी तरफ अपनी गन पॉइंट करता है, तो नागोमो उसे पूछता है कितना जोर काहे लिए दे रही हो। तो बनी गर्ल आगे से बताती है कि अगर वो यहाँ पे मर भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे उसका पूरा कबीला जिंदा रहेगा, लेकिन अगर वो मदद नहीं ले जा पाती है तो उसका पूरा कबीला ही मारा जाएगा। नागोमो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन तभी वो बनी गर्ल नागोमो के कोट के अंदर अपना मुंह पोंछ लेती है, तो नागोमो उसके ऊपर खींच के मारता है। इस पे बनी गर्ल आगे से कहती है कि तुम मुझे से खूबसूरत औरत को क्यों ही मार रहे हो। तो नागोमो उसे कहता है कि तुम युवे के सामने धूल बराबर भी नहीं हो। जिस पे वो युवे की तरफ देखती है और आगे से अपना सीना चौड़ा करके कहती है कि उसके पास वो चीज नहीं है जो मेरे पास है, उसे देखो वो पूरी तरीके से फ्लैट है, फ्लैट, जिससे युवे का खून खौल उठता है और वो पूछती है कोई आखिरी शब्द। इसके बाद वो बनी गर्ल को पूरी तरीके से धोती है। अब इसके बाद बनी गर्ल उन्हें बताती है कि उसका नाम सिया है और वो किसी रीजन की वजह से मानव को मैनिपुलेट कर सकती है, और साथ ही में उसके पास फ्यूचर साइट करके एक एबिलिटी भी है, जिसकी मदद से ही उसने देखा था कि वो दोनों यहाँ पे आने वाले हैं। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी नागोमो उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। तो सिया बताती है कि मैंने देखा था कि तुम हमारी मदद कर रहे थे। नागोमो पूछता है क्यों, तो सिया बताती है कि उन्हें जिस मंजिल की तलाश है उसके लिए वो लोग मदद कर सकते हैं, और इसी वजह से नागोमो उनकी फ्यूचर में मदद कर रहा था। तो फिर नागोमो सिया की मदद करने के लिए मान जाता है। अब इसके बाद हम लोग सिया के कबीले वालों को देखते हैं जिनके ऊपर उड़ने वाले मॉन्स्टर अटैक कर रहे थे, और तभी उनमें में से एक बच्ची बाहर आ जाती है, तो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसी टाइम में नागोमो उसके ऊपर शूट करके उसे हरा देता है। इसके बाद सिया अपने लोगों को बताती है कि वो मदद ले आई है, लेकिन वो बार बार अपनी बड़ी बड़ी चीजों का इस्तेमाल करके नागोमो का निशाना खराब कर दे रही थी। तो नागोमो उसे चारे की तरह ही इस्तेमाल करता है और उसे उठा के आसमान में फेंक देता है, और जितने भी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते तो नागोमो उन्हें मार देता। जिसके बाद वो उसे नीचे गिरने से भी बचा लेता है और पहले ही कैच कर लेता है, लेकिन बाद में सिक्के की तरह नीचे भी फेंक देता है। इसके बाद नागोमो और युवे मिलकर वहाँ के बाकी जितने भी मॉन्स्टर थे उन्हें भी मार देते हैं, और सिया हमें बताती है कि बीस्टमैन काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और उन्हें ग्रुप में रहना पड़ता है खुद को बचाने के लिए, और इसीलिए उन्हें बाकी रेस से मदद मांगनी पड़ती है, जिनमें से कई सारे मना कर देते हैं और कई सारे लोग तो उनकी बात ही नहीं सुनते हैं। काम खत्म होने के बाद सिया नागोमो को शुक्रिया कहती है, तो नागोमो साफ कह देता है कि जो डील हुई थी उसे पूरा करना बस। लेकिन जब सिया को नागोमो के मिशन के बारे में पता चलता है कि उसे बस अपने घर वापस जाना है, तो वो भी नागोमो के साथ जाना चाहते थी। हालांकि नागोमो उसे एक सेकंड के अंदर के टाइम में भी रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अगले सुबह जब नागोमो के जाने का टाइम हो रहा था, तब सिया के साथ साथ उसका पूरा क्लैन वहाँ पे आता है, और वो लोग नागोमो से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद करो, हम लोग दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। तो फिर नागोमो को उनकी मदद करनी ही पड़ती है, लेकिन ये बेचारे इतने ज्यादा नौसिखिए थे कि एक शिकार तक नहीं कर पाते हैं, और ऊपर से इनकी मेंटालिटी कोमल दिल वाली थी। बेचारे ये फूल को कुचलने से कतरा रहे थे और कह रहे थे कि फूल तो कोमल होते हैं, हम इन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे नागोमो की गुद्दी सटक जाती है और वो उनकी आंखों के सामने ही फूल को कुचल देता है और उनसे कहता है कि अब मौत का नंगा नाच होगा, और वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हें जो भी मॉन्स्टर दिखाई दे उसे मार दो, नहीं तो मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। अब यहाँ पे मार दो या मरो वाली सिचुएशन है, जिससे जंगल के अंदर तहलका मच जाता है। वहीं पे हम लोग युवे को देखते हैं जो कि सिया के साथ फाइट कर रही थी, जहाँ पे सिया युवे को तगड़ी टक्कर देती है, लेकिन वो आखिर में हारी ही जाती है। लेकिन इसके बावजूद सिया ने युवे के चेहरे के ऊपर हल्का सा स्क्रैच मार दिया था, लेकिन युवे उसे पहले ही हील कर लेती है। अब इसके बाद नागोमो वहाँ पे आता है और वो युवे से पूछता है कि इसके क्या हाल चाल है, तो वो उसे बताते हैं कि सिया के पास बेमिसाल ताकत है और वो एक काफी अच्छी सपोर्टर हो सकती है। इसके बाद सिया नागोमो को वहाँ पे प्रपोज कर देती है आई लव यू कहते हुए, तो नागोमो उसे दोबारा रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे बाकी बीस्टमैन आते हैं जिनका ऑरा चेंज हो चुका था। अब ये खूनी दरिंदे बन चुके थे और इन्होंने पूरे जंगल के सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराया था, ये कहते हुए कि अगर वो अभी ही सभी को मार देंगे तो फिर आगे उन्हें ज्यादा कत्लेआम मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद वो लोग नागोमो को एक बड़े से पेड़ के पास लेके जाते हैं जहाँ पे नागोमो को जाना था। वहीं पे वहाँ पे एक पत्थर भी लगा हुआ था जिसके अंदर ऑस्कर की अंगूठी फिट हो जाती है। साथ ही में पत्थर के ऊपर ये भी लिखा हुआ था कि बाकी डंजन्स को पूरा करने के बाद यहाँ पे आओ। इससे नागोमो को हल्का फुल्का अंदाजा लग जाता है कि उन्हें बाकी डंजन्स को पूरा करना पड़ेगा, तभी वो लोग अपने घर वापस जा सकते हैं। इसीलिए नागोमो रात को यहीं पे बिताने के बारे में सोचता है और वहीं पे हमें सिया की एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वो रोते हुए अपनी मदर से पूछती है क्या वो कोई मॉन्स्टर है क्या, क्योंकि सिया बाकियों की तरह नहीं थी, वो खास थी जो कि मानव को
मैनिपुलेट कर सकती थी। इसीलिए वो रोते हुए मदर से पूछती है क्या वो कोई बीस्ट या फिर मॉन्स्टर है। सिया की मदर उसे काफी अच्छे से समझाती है कि वो कोई बीस्ट नहीं है, वो बस स्पेशल है और उसे थोड़ा सा इंतजार करना है, जिसके बाद यहाँ पे कुछ लोग और आएंगे जो काफी ज्यादा स्पेशल होंगे। और सिया का इंतजार अब खत्म हो चुका था क्योंकि यहाँ पे नागोमो और युवे आ चुके थे जो कि स्पेशल में भी स्पेशल थे। जिसके बाद वो युवे से कहती है कि तुम्हें प्रॉमिस याद है ना, जिसपे युवे आगे से कहती है कि हाँ मुझे प्रॉमिस याद है और मैं उसे पूरा करूंगी। अगली सुबह जब वो लोग निकल रहे थे तब युवे नागोमो से कहती है कि हमें सिया को अपने साथ लेके चलना चाहिए। नागोमो आगे से कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि इसका मतलब क्या है। जिसके बाद नागोमो सिया से कहता है कि मंजिल खतरनाक और खतरों से भरी पड़ी है, कि आप भी आना चाहोगी। तो सिया आगे से हाँ कहती है और अब इन्हें तीसरा पार्टनर मिल चुका था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो तीनों मिलके रैसन जॉर्ज के डंजन को ढूंढ रहे थे। शॉर्ट में मेलेडी एचबी सिया को काफी जोर की आई हुई थी, तो वो हल्की होने के लिए साइड में जाती है और उसे वहाँ पे डंजन का द्वार मिल जाता है, जिसके जरिए वो लोग अंदर घुस जाते हैं। अब वो लोग अंदर जाने का दरवाजा ढूंढ ही रहे थे कि उसी टाइम पे सिया अचानक से एक पत्थर को खींच देती है, तो वो अंदर चली जाती है। और जब नागोमो अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर अटैक होने लगता है, तो वो भी जवाबी हमला करता है। और जब हमले रुकते हैं तो फिर सिया ने अपनी पैंट गीली कर ली थी डर के मारे, और वो इसके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा भी थी। अब ये तो शुरुआत है, मेलेडी उसके साथ जो करने वाली है उसे सिया अपना चेहरा कभी भी शर्म के मारे उठा नहीं पाएगी। अब इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं तो फिर उनके ऊपर सबसे पहले ढनकती हुई गेंदों से हमला होता है, जिनको सिया अपने बदले की मदद से रोक लेती है। इसके बाद वो लोग भागते हुए अंदर जा रहे थे तो फिर मेलेडी जानबूझ के सिया के ऊपर ही अटैक करती है। साथ में वो जानबूझ के सिया के रास्ते में ही दलदल का दरवाजा खोल देती है, जिससे वो काफी ज्यादा धीरे चलने लगती है। साथ में वो जानबूझ के सिया के मुंह के ऊपर व्हाइट फ्लैश भी मार देती है। लेकिन इतनी ज्यादा बेइज्जती सहने के बाद भी वो लोग उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। अब उसके बाद वो लोग भागते हुए कमरे के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे कई सारे आर्मर सूट रखे हुए थे। नागोमो को समझ में आ जाता है कि इनके अंदर आत्मा आने वाली है, इसीलिए वो अपने लोगों से कह देता है कि तैयार रहो। जिसके बाद वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो सभी आर्मर सूट आगे बढ़ के उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। हालांकि वो तीनों वेल ट्रेन थे और काफी आसानी के साथ उन सभी आर्मर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए दूसरे कमरे के अंदर चले जाते हैं। और दूसरे कमरे के अंदर ग्रेविटी मैजिक की मदद से वहाँ पे कई सारे पत्थर उड़ रहे थे और तभी उन तीनों के सामने मेलेडी आती है। अब इसकी आवाज भले ही फूलमती जैसी हो, लेकिन ये दिखने में कांटों के पेड़ से कम नहीं थी। मेलेडी भी नागोमो से यही पूछती है कि उसे एशियन मैजिक क्यों चाहिए, तो वो उसे बता देता है घर वापस जाना है भाई। तो मेलेडी उसे कुछ खास बातें बताती है गॉड्स के बारे में, लेकिन वो आधी बातें बताती नहीं है। तो नागोमो उसके ऊपर मिसाइलें दाग देता है और साथ ही में सिया भी अपने हथौड़े से उसके ऊपर हमला करती है और साथ ही में नागोमो उसके दिल के ऊपर गोली भी चला देता है। लेकिन इतने धमाकेदार अटैक होने के बावजूद मेलेडी को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी अजांटियम से बनी हुई थी, जो कि हार्डेस्ट मेटल है इस दुनिया का। जिसके बाद मेलेडी ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ जितने भी पत्थर उड़ रहे थे उन सभी को बारिश की तरह उन तीनों के ऊपर गिराने लगती है। तो नागोमो उन दोनों को पकड़ता है और अपने साथ उन सभी को बचते बचाते इधर उधर भागने लगता है। मेलेडी को लगता है कि वो तीनों कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उसी टाइम पे नागोमो उसके ऊपर साइड से हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो उसके सीने के ऊपर एक आर्टिफैक्ट ले आता है जो कि एक हिल्ट मशीन की तरह काम करता है और नागोमो उसका इस्तेमाल करके उसके सीने के अंदर अटैक करता है, लेकिन वो सिर्फ आधा ही घुस पाता है। तो बचे कुछ ही कसर सिया पूरी कर देती है उसके ऊपर जोर से हथौड़ा मार के, इससे मेलेडी का कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब मेलेडी मरने से पहले अपने आखिरी शब्द कह के जाती है कि नागोमो ने अपने गोल को पूरा कर लिया है और उसे एशियन मैजिक मिल गया है, लेकिन वो आखिर में उन कमीने लोगों से लड़ाई जरूर करेगा और वो एक गॉड किलर बनेगा। नागोमो उसे कहता है कि किसने कहा कि मैं उनसे लड़ाई करने वाला हूँ। तो मेलेडी कहते हुए मर जाती है कि तुम करोगे, क्योंकि तुम्हारे डिसीजन से ही ये दुनिया अच्छी बनेगी। अब वो लोग मेलेडी का दुख लेके यहाँ से जा ही रहे थे और वो जैसे ही लास्ट एंट्रेंस पे पहुँचते हैं तो फिर उन्हें वहाँ पे मेलेडी दिखाई देती है जो जिंदा थी, और वो उनका काटने के बाद कहती है कि मेरी एक्टिंग कैसी लगी। मैं स्पीच वीच के मामले में बेहतर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। लेकिन जब मेलेडी उन तीनों का सनका हुआ मुंह देखती है तो वो आगे से क्यूट बनते हुए कहती है कि मैं मेलेडी हूँ मेलेडी। लेकिन उसी टाइम पे सामने सिया आती है और उसका खून उबल रहा था। अभी तक उसने जो भी बेइज्जती सही थी उसकी वजह से। अब इससे मेलेडी की फटके चार हो जाती है और वो आगे से रोते हुए कहती है कि अगर तुमने इससे मुझे मारा तो मेरे चिथड़े उड़ जाएंगे, ये बॉडी काफी ज्यादा कोमल है। लेकिन सिया फिर भी उसका ठंडल गोपाल कर देती है और उसके सर के ऊपर बड़ा सा गुल्लू ले आती है। खैर अब इसके बाद मेलेडी उन्हें एशियन मैजिक दे देती है जो कि ग्रेविटी मैजिक था और ये युवे के लिए ज्यादा बेहतर है, और वो नागोमो को अपनी अंगूठी भी देती है। लेकिन नागोमो मेलेडी से कहता है कि तुम्हारे पास और भी ज्यादा माल होगा, जैसे कि रॉ मटेरियल्स या फिर आर्टिफैक्ट। जिसके बाद वो मेलेडी को पकड़ के हिलाने लगता है। तो मेलेडी उसे कहती है कि तुम ऐसा कर रहे हो जैसे कि लुटेरे हो, ना कि कोई पार्टिसिपेंट। लेकिन
जब वो दोनों मेलेडी से सारा माल लूट लेते हैं तो मेलेडी वहाँ पे पानी का झोंका ला के उन्हें भगा देती है, ये कहते हुए कि चोरों की कोई भी इज्जत नहीं है यहाँ पे। अब वो लोग पानी के जरिए बाहर जा ही रहे थे कि उसी टाइम पे सिया की मुलाकात एक बोलने वाली मछली से हो जाती है, जो कि सिया से कहता है क्या देख रही है जाने मन, जिससे सिया वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब बाहर की तरफ नागोमो और युवे तो सही सलामत बाहर आ गए थे, लेकिन जब नागोमो देखता है कि सिया बेहोश है तो वो उसे पानी से बाहर निकाल के CPR देने की कोशिश करता है, लेकिन सिया मौके का फायदा उठा के डायरेक्ट नागोमो की पपी ले लेती है, वो भी कस के। तो नागोमो को उसे जानबूझ के नीचे फेंकना पड़ता है और कहता है कि ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए, साला CPR देने का मजाक बना के रखा है। इसके बाद वो तीनों एक होटल चले जाते हैं जहाँ पे इस बात को लेके लड़ाई होने लगती है कि नागोमो के साथ रूम के अंदर कौन रुकेगा। युवे सिया से पूछती है कि तुम नागोमो के साथ रूम के अंदर रुक के क्या करोगी, तो फिर सिया वहाँ पे बच्चे मन के सच्चे की तरह सीधा बोल देती है कि मैं नागोमो से कहूंगी कि वो मेरी सील तोड़ दे। अब इससे वहाँ पे सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और जो लोग खा रहे थे उनका चम्मच नीचे गिर जाता है। सिया तो आगे से शर्माने लगती है, लेकिन नागोमो कट्टा बाहर निकाल लेता है और चला भी देता है। अगली सुबह नागोमो और उसकी पूरी टीम एक गिल्ड के मेयर के पास जाती है, जो कि उन्हें कुछ काम देता है। दरअसल उनके एक नोबल फैमिली का बेटा विल जंगल में मिशन के लिए गया हुआ था और वो अचानक से गायब हो चुका है और नागोमो को उसी को ढूंढ के लाना है। नागोमो ये सारे काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब वो गिल्ड मास्टर नागोमो को काफी ज्यादा पैसे और साथ ही में स्टेटस प्लेट AKA आधार कार्ड ऑफर करता है तो नागोमो इस डील के लिए मान जाता है, एक और चीज को ऐड करके कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम जो भी बोलेंगे तुम तोते की तरह वो सभी चीजें मान लोगे, और गिल्ड मास्टर इस चीज के लिए मान जाता है। तो नागोमो अपने धन्नो उठाता है और उस जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगता है जहाँ पे विल भाई साहब गायब हुए थे। साथ ही में वहाँ पे एक पास ही में गाँव भी है जहाँ पे कड़ी मिलती है। बाय द वे जापान के अंदर स्पाइसी कड़ी चावल काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि नागोमो जिस गांव की तरफ आगे बढ़ रहा था वहाँ पे उसकी टीचर और कुछ क्लासमेट भी थे। नागोमो की टीचर की एबिलिटी ज्यादातर फार्मिंग के मामले में है, इसीलिए वो फार्मिंग के रिलेटेड ही सारा काम करती हैं और बाकी स्टूडेंट उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। जब वो लोग लंच कर रहे थे तो फिर वहाँ पे रेस्टोरेंट का ओनर आता है और वो उन्हें बताता है कि उनके मसाले खत्म होने वाले हैं और मर्चेंट यहाँ पे आ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि रास्ते के बीच में कई सारे मॉन्स्टर अटैक हो रहे हैं। वो लोग इसी बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी रेस्टोरेंट के अंदर नागोमो और बाकी लोग आ जाते हैं। वहीं पे नागोमो के दोस्त और टीचर जैसे ही उसकी आवाज सुनते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये नागोमो ही है। वहीं पे नागोमो की क्लास टीचर अव्वल दर्जे की टीचर थी, वो अपने स्टूडेंट के लिए किसी भी हद तक आगे जा सकती हैं। तो वो तुरंत नागोमो से बात करने के लिए जाती हैं, जहाँ पे नागोमो उन्हें गलती से टीचर कह देता है तो फिर उसका भांडा फूट जाता है। अब वो बेचारा कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन टीचर उसका पीछा न छोड़ने वाली, इसीलिए वो उसके बगल में ही बैठ जाती हैं और उसे देख के घूरने लगती हैं। हालांकि नागोमो उन्हें इग्नोर करके अपना कड़ी चावल खाने लगता है, लेकिन वो उसे घूरते हुए सवाल पूछते रहती हैं, तुम्हारे बाल अचानक से सफेद कैसे हो गए? नागोमो का जवाब, मैंने कड़ी मेहनत की। आँख कैसे बदल गई? मैंने कड़ी मेहनत की। हाथ को क्या हुआ? क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही कड़ी मेहनत की। और तुम इतना ज्यादा बदल कैसे गए? क्योंकि मैंने हथवार कड़ी मेहनत और कुछ ज्यादा ही मेहनत की। तो टीचर आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि सही से जवाब दो ना, तो नागोमो मना कर देता है कि मैं न जवाब देने वाला। तो फिर वहाँ पे टीचर की तरफ से एक रॉयल गार्ड आता है जो कि नागोमो से कहता है कि औकात में रहो थोड़ा। तो नागोमो उसे ही उल्टा सुना देता है ये कहते हुए कि हम लोग खाना खा रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो वो गार्ड वहाँ पे सिया को टारगेट करने लगता है उसके बीस्टमैन होने की वजह से। दरअसल सिया जैसी रेस को इंसानों से कम समझा जाता है और उनके साथ खाना खाना नीच माना जाता है। जिसके बाद वो युवे की तरफ देखता है तो युवे उसे कहती है छोटी बुद्धि का इंसान। तो वो गार्ड आगे कुछ कर पाता कि इससे पहले ही नागोमो उसके ऊपर गोली दाग देता है और उसे कहता है कि दोबारा हद में रहना, हद पार करने की कोशिश न करना। अब इसी बीच हम लोग नागोमो के क्लासमेट में से एक युका नाम की लड़की को देखते हैं और नागोमो ने डंजन के अंदर एक बार इसकी जान बचाई थी स्केलेटन मॉन्स्टर के खिलाफ में, और तब से ही ये नागोमो को एक बार शुक्रिया कहना चाहती है। वहीं पे नागोमो अपने टीचर से साफ कर देता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग क्या करते हैं या फिर वो लोग क्या करने वाले हैं, वो बस नागोमो के रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश न करे, नहीं तो उन्हें मारने में नागोमो को कोई भी हिचक नहीं होगी। वहीं पे सिया अपने कानों को लेके काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, तो युवे उसे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कान काफी ज्यादा मखमली हैं और प्यारे भी हैं। तो फिर सिया नागोमो से इस बारे में पूछती है तो युवे आगे से जवाब देते हुए कहती है कि नागोमो को तुम्हारे कान पसंद है और जब तुम सोती हो तो नागोमो तुम्हारे कानों को सहलाता है। जिसके बाद वो लोग अपने साथियों को गुड बाय कह के वहाँ से निकल जाते हैं और नागोमो टीचर से कहता है कि मेरे पीछे मत आइएगा प्लीज। लेकिन रात के टाइम में नागोमो आखिरी बार अपने टीचर से मिलने के लिए जाता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है कि एशियन टाइम में एज ऑफ गॉड के बाद पूरी दुनिया में लड़ाई की महामारी फैल गई। कई सारे ग्रुप्स इंसान और डीमंस लगातार लड़ते रहे, लेकिन कुछ लोग थे जो कि इसे रोकना चाहते थे और कुछ समय बाद जाके उन्हें पता चला कि उन लोगों को गॉड्स द्वारा घुमाया जा रहा है और वो लोग मनोरंजन के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन गॉड ने उन्हें विद्रोही ऐलान कर दिया, जिसके बाद कुछ लोग थे जो कि उन्हें मारने पे चले आए। बाकी उस ग्रुप के कुछ कोर मेंबर थे जिन लोगों ने डंजन को बनाया और वहाँ
वहाँ पे अपनी पावर को डाल दिया और उन्हें एशियन मैजिक कहा गया। और यही वो चीज है जो नागोमो ने गहरी खाई से सीखी थी। टीचर उससे पूछते हैं कि तुम क्या करने वाले हो, तो नागोमो बता देता है घर जाऊंगा और क्या, दूसरों की लड़ाई में टांग उजड़ने की आदत मेरी नहीं है। हालांकि टीचर उसे बता देती है कि काओरी ने अभी तक उसके ऊपर गिव अप नहीं किया है जब तक वो नागोमो की डेड बॉडी को अपनी आंखों से नहीं देख लेती है। तो नागोमो जाते हुए टीचर से कह देता है कि काओरी को ये बता दीजिएगा नीचे डंजन के अंदर मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक चीज है जिसे दोस्त कहते हैं। टीचर पूछती है कि इसका क्या मतलब है, तो नागोमो आगे से बता देता है कि मेरा नीचे गिरना कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो सोची समझी साजिश थी मुझे मारने की। इतना सब कहने के बाद नागोमो कमरे से बाहर चला जाता है और अगली सुबह वो विल को ढूंढने के लिए जाने वाला था। लेकिन तभी टीचर और बाकी क्लासमेट वहाँ पे आ जाते हैं। नागोमो उनसे कहता भी है कि तुम हमें बस धीरा करोगे और कुछ भी नहीं। इसके बाद वो उन लोगों के सामने अपनी धन्नो लाता है जो कि 400 की स्पीड से भाग सकती थी। लेकिन टीचर उसे कह देती है कि मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है और मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो नागोमो को घुटने टेकने ही पड़ते हैं और वो टीचर को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पे 4 पैरों वाली धन्नो बाहर निकालता है और उन सभी लोगों को बैठा के जंगल की तरफ जाता है विल को ढूंढने के लिए। जंगल के अंदर आने के बाद नागोमो सबसे पहले अपने ड्रोन्स को एक्टिवेट करता है जो कि ग्रेविटी स्टोन की मदद से उड़ रहे थे, और जो भी ड्रोन कैप्चर करते वो नागोमो के ड्रोन आई के अंदर दिखाई देता। नागोमो को उन ड्रोन के जरिए पता चलता है कि एक जगह पे बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान हैं, और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें अंदाजा लग जाता है कि ये किसी ड्रैगन के पैरों के निशान है जो ऊपर पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। और थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक झरने के पीछे विल मिल जाता है। नागोमो जल्दी से विल को जगाता है तो विल आगे से रोना धोना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि किसी ने हमारे साथियों के ऊपर अटैक किया और उन्हें मार दिया, अब सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ इसी की दी हुई जिंदगी के भरोसे पे। तो नागोमो उसे थोड़ी सी एडवाइस देता है, ये कहते हुए कि सर सलामत तो छतरी हजार, और अगर तेरे दोनों अंडे ठीक ठाक हैं तो फिर बच्चे बच्चे पैदा करो और खुश रहो। जिन्होंने तुम्हारे लिए बलिदान दिया है उनकी खातिर ही कम से कम जिंदा रहने की कोशिश करो। जिससे विल को समझ में आ जाता है। जिसके बाद वो लोग विल को लेके जा ही रहे थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे वही ड्रैगन आ जाता है जिसने पहले भी विल के ऊपर अटैक किया था। वो ड्रैगन आते ही विल को टारगेट बनाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो नागोमो जल्दी से अपनी शील्ड को बाहर निकालता है और उस अटैक को डिफ्लेक्ट करने लगता है। युवे भी उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है जिससे वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है, और उसी टाइम पे सिया भी अटैक कर देती है। लेकिन उन तीनों के एक साथ अटैक करने के बावजूद भी वो ड्रैगन बिल्कुल टच से मस नहीं हुआ था और वो सिया को नदी में फेंक देता है। नागोमो भी उसके ऊपर गन से शूट करता है, लेकिन वो ड्रैगन विल को ही टारगेट बनाया जा रहा था। तो युवे जल्दी से आगे बढ़ती है और उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है और विल को बचा लेती है। नागोमो के क्लासमेट उससे कहते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन नागोमो उन्हें मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम बस मुझे पीछे खींच रहे हो। ड्रैगन दोबारा अपनी ब्रेथ का इस्तेमाल करता है तो नागोमो AWM को बाहर निकालता है और उसका इस्तेमाल करता है, जिससे दोनों चीजें आपस में टकराती हैं और दोनों ही डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। लेकिन नागोमो के गन की वजह से वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है तो नागोमो उसके ऊपर चढ़ के एक पंच मारता है, जिसके बाद 2-3 ग्रेनेड भी दे देता है लड्डू के तौर पे। लेकिन 2-2 ग्रेनेड खाने के बावजूद भी ड्रैगन को कुछ नहीं होता है और वो दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है। नागोमो उसके ऊपर दोबारा गन से शूट करता है तो ड्रैगन इस बार आखिरकार कमजोर पड़ जाता है और बेहोश हो जाता है। तो नागोमो उसे ऊपर हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद अपने पास से वही आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है जो किसी चीज को पकड़ने या फिर छेद करने के काम में आता है। और नागोमो इस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल ड्रैगन को एक जगह पे रोकने के लिए करता है ताकि वो उड़ के भाग न सके। लेकिन ड्रैगन काफी ज्यादा शक्तिशाली था और वो आर्टिफैक्ट को ओवर पावर कर देता है। तो फिर सिया मदद करने के लिए बाहर निकलती है, जिसके बाद वो अपने हथौड़े के साथ ड्रैगन के मुंह के ऊपर डबल हिट मारती है और इस बार ड्रैगन नॉकआउट होकर सीधा नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद नागोमो युवे को बताता है कि ड्रैगन्स की स्किन काफी ज्यादा हार्ड होती है और उनकी पूरी बॉडी के ऊपर हर जगह पे स्केल होते हैं, बस एक जगह को छोड़ के, और वो है उनकी तशरीफ। अब इसके बाद नागोमो भाई साहब वो बड़ा सा रॉड उठाते हैं और तशरीफ के अंदर घुसा देते हैं। लेकिन अनजाने में वो ड्रैगन चीखता नहीं है बल्कि चीखती है, या द ड्रैगन वाज अ फीमेल। अब वो ड्रैगन ही आगे से चीखने और चिल्लाने लगती है और कहती है कि निकालो उसे बाहर। लेकिन नागोमो उसे हल्का सा धक्का देता है और पूछता है कि पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। तो वो ड्रैगन आगे से बताती है कि वो एक स्पेशल ड्रैगन रेस से है जिनको ड्रैगनबॉर्न रेस कहा जाता है। वो ड्रैगनबॉर्न उसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नागोमो कुछ सुनने को ही नहीं राजी था और वो बेचारा उसे टॉर्चर करते हुए रॉड को आगे पीछे घुमाते घुमाते रहता है और वो बेचारी ड्रैगन आगे से चीखती और चिल्लाते रहती है। खैर नागोमो के शांत होने पे वो ड्रैगन बताती है कि वो काफी ज्यादा सफर करके थक चुकी थी, तो वो सोने के लिए बैठ गई और उसी टाइम पे किसी रोप वाले बंदे ने उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट कर दिया और जब तक वो ड्रैगनबॉर्न सोती
पहले ही तब तक उसके ऊपर वो स्पेल कास्ट करता गया जो करीब 24 घंटों तक चला। इसीलिए वो स्पेल से आजाद नहीं हो पा रही थी और उसने जानबूझ के जाने नहीं ली थी। उसे कंट्रोल किया जा रहा था। हालांकि विल को यकीन नहीं होता है और वो इसे झूठी मानता है, लेकिन युवे बताती है कि ये सच बोल रही है। ड्रैगनबॉर्न काफी ज्यादा प्राइडफुल रेस होती है और वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। हालांकि नागोमो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो ड्रैगनबॉर्न को मारना ही चाहता था, लेकिन युवे उसे रोक देती है और उसे कहती है कि तुम एक जरूरी नियम भूल रहे हो। ये हमारी दुश्मन नहीं है और न ही ये हमारे रास्ते में आ रही है। क्या तुम उसे बेफालतू में मारना चाहोगे? अब इसी नागोमो रुक जाता है तो वो ड्रैगनबॉर्न उसे कहती है कि ये रॉड तो बाहर निकाल दो। अगर ये बाहर नहीं निकालोगे तो मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी, जिसके बाद तो मुझे मरना ही है। नागोमो उसे कहता है कि इसका क्या मतलब है? तो वो ड्रैगनबॉर्न आगे से कहती है कि इमेजिन करो कि एक यंग लड़की है और उसके पीछे एक बहुत मोटी और लंबी रॉड घुसी हुई है, तो उसका क्या हाल होगा? अब जैसे लड़कों को अंडों का दर्द महसूस हो जाता है दूसरे भाई का, वैसे ही नागोमो की टीचर और क्लासमेट्स को उस ड्रैगनबॉर्न का दर्द महसूस हो जाता है। अब इसके बाद नागोमो उस रॉड को बाहर तो निकालता है, लेकिन जोर जबरदस्ती के साथ में, जिससे वो ड्रैगनबॉर्न आगे से चीखने और चिल्लाने लगती है और बाद में वो ट्रांसफॉर्म भी हो जाती है। लेकिन अब इसकी पर्सनैलिटी ठरकियों वाली हो चुकी थी। इसके बाद वो आगे से अपना नाम तायो बताती है और नागोमो से कहती है कि जो दर्द तुमने मुझे पीछे से दिया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। साथ ही में तायो उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी चीज भी बताती है कि टाउन के ऊपर पूरी डीमन आर्मी अटैक करने वाली है, जो कि 60,000 से भी ज्यादा ऊपर होने वाले हैं। नागोमो जब अपनी ड्रोन आई के जरिए चेक करता है तो उसकी बात ठीक थी। अब इससे वो लोग नागोमो की तरफ ही देखते हैं कि भैया कुछ तो करो, लेकिन नागोमो दोनों हाथ खड़े कर देता है और बिल्कुल ले जाते हुए कहता है कि मेरी डील इस बंदे के साथ थी, न कि टाउन के साथ। हालांकि नागोमो उनसे कहता है कि अगर यहाँ पे तुम लोग परेशान होते रहोगे तो फिर टाउन वालों को कौन बताएगा? तो तायो आगे से कहती है कि इसकी बात सही है, उन लोगों की टॉप प्रायोरिटी सबसे पहले टाउन वालों को आगाह करने की होनी चाहिए। साथ ही में वो नागोमो से कहती है कि मेरा माना खत्म हो चुका है, मैं हिल नहीं पाऊंगी। और वो साथ ही में अजीबोगरीब हंसते हुए गरम गरम सांसें लेते हुए नागोमो को टीज भी कर रही थी। तो नागोमो उसकी तरफ गुस्से से देखता है और उसे घूरता है, लेकिन तायो को इससे भी फर्क नहीं पड़ता और वो इसे भी हल्के में लेके कहती है कि जो मजा तुमने मुझे दिया है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अब इससे नागोमो बिल को छोड़ता है और तायो को पैर से पकड़ के घसीटने लगता है, लेकिन तायो को इसमें भी मजा आ रहा था। Feels like being rough in bed और battle both। अब इसके बाद हम लोग नागोमो और उसकी टीचर को देखते हैं, जहाँ पे टीचर दोबारा नागोमो से रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारी मदद करो। तो नागोमो इस बार मना नहीं कर पाता है और फाइट के लिए रेडी होने के लिए तैयारियां करने लगता है। सभी लोग नागोमो की मदद करते हैं दीवार बनाने में और नागोमो सभी चीजों को अच्छे से मेंटेन कर रहा था। वह बच्चों और औरतों को तुरंत यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि रेत अगर हाथों से फिसल जाए तो ज्यादा नुकसान न हो। रात के टाइम पे युगा नागोमो के पास आती है और आखिरकार उसे शुक्रिया कह देती है डंजन के अंदर उसकी जान बचाने के लिए। नागोमो उसे बस यही कहता है कि वो कोई जानबूझ के नहीं किया गया था, हालातों में हो गया था। लेकिन युगा के जाते वक्त नागोमो उसे कह देता है कि कोशिश करना कि मरना नहीं। युगा के जाने के बाद नागोमो को पता था कि तायो भी यहीं पे है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तायो नागोमो से पूछती है कि तुम ये लड़ाई धड़ाई चालू रखोगे ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन नागोमो उसे साफ मना कर देता है। लेकिन इसमें भी तायो खुशी के मारे उछलने लगती है। ठरकी जो है सिया कहती है कि ये सिरदर्द बढ़ने वाली है, लेकिन युवे बताती है कि ये फाइट में काफी ज्यादा काम आएगी। इसके बाद लड़ाई की घड़ी आ जाती है, लेकिन लड़ाई शुरू करने से पहले नागोमो वहाँ पे एक स्पीच देता है, जिसके अंदर वो इन सभी चीजों का जिम्मेदार और सारा श्रेय अपनी टीचर को दे देता है, उन्हें गॉडेस बताते हुए। अब इसके बाद वो चारों अपनी अपनी फॉर्म में आ जाते हैं, जहाँ पे नागोमो EWM का इस्तेमाल करता है, सिया मिसालों का इस्तेमाल करती है, वहीं पे तायो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है और युवे भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर आर्मी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। वहीं पे नागोमो तो मिनी मशीन गन को अंधाधुंध चलाया जा रहा था और मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा था। वहीं पे तायो का माना खत्म हो जाता है तो नागोमो उसे आराम करने को कहता है, तो वो एक पल में सो जाती है। नागोमो की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो सिया के साथ आर्मी का डायरेक्ट सामना करने के लिए जाने लगता है और युवे उनके लिए थंडर ड्रैगन से रास्ता बनाती जा रही थी। जिसके बाद सिया और नागोमो दोनों मॉन्स्टर्स के बीच में उतरते हैं और अपने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर्स को हराने लगते हैं। इसी बीच जो बंदा उन्हें कंट्रोल कर रहा था नागोमो उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन नागोमो उसको शूट कर देता है। लेकिन जब वो उसका चेहरा देखता है तो वो काफी हैरान था। अगली सुबह नागोमो उसे अपने साथ लेके जाता है तो टीचर उसे देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि ये इन्हीं का एक स्टूडेंट था जो कि यहाँ पे आने के बाद गायब हो चुका था। टीचर उसे पूछते हैं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तो वो आगे से बताता है खुद को साबित करने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद इसकी मुलाकात डीमंस से हुई और डीमंस ने इसको मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने वाला मैजिक सिखाया और इससे कहा कि अगर ये अपने टीचर को मार देता है तो फिर वो लोग उसे अपने आर्मी के अंदर एक काफी हाई पोजीशन देंगे। लेकिन वो बाद में नागोमो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जिंदा कैसे बच गए और तुम्हारे पास इतनी सारी ताकतें कैसे आ गईं। टीचर उसे समझाने की कोशिश करती है कि धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो टीचर को ही हॉस्टेज बना लेता है और नागोमो से कहता है कि अपने सभी वेपन्स मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। टीचर को बचाने के लिए नागोमो अपने हथियार को नीचे डालने के लिए मान
ही गया था, लेकिन तभी कोई तीसरा बंदा उनके ऊपर अटैक करता है तो सिया टीचर को बचाने के लिए उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन वो अटैक उस स्टूडेंट के सीने को चीरते हुए पार निकल गया था। नागोमो सिया के पास आता है तो वो कहते हैं कि पहले टीचर को संभालो। नागोमो टीचर को होली वाटर पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पी नहीं रहे थे, तो फिर नागोमो को माउथ टू माउथ उन्हें होली वाटर पिलाना पड़ता है। होली वाटर पीते ही पॉइजन का असर टीचर के ऊपर से हट जाता है। वह फिर सिया भी ठीक हो जाती है होली वाटर की मदद से, लेकिन अब उस स्टूडेंट की सांसें दबने लगी थी, तो टीचर नागोमो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बचा ले। तो नागोमो उसे पूछता है क्या तुम मेरे दुश्मन हो, तो वो स्टूडेंट आगे से मना करता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ, मैं दोबारा अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। लेकिन नागोमो उसके सीने के अंदर गोलियां उतार देता है, ये कहते हुए कि तुम मेरे दुश्मन ही हो। टीचर उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो नागोमो आगे से यही कहता है कि ये मेरा एनिमी है और जो भी मेरे रास्ते के बीच में आएगा मैं बिना दया के उसे मार दूंगा। इतना कहने के बाद नागोमो अपनी टीम को लेके वहाँ से चला जाता है। रास्ते के बीच में हमें पता चलता है कि नागोमो ने ऐसा जानबूझ के किया था क्योंकि उस स्टूडेंट को बचाना नामुमकिन था, लेकिन नागोमो ने उसे गोलियां इसलिए मारी ताकि टीचर को ये न लगे कि उसकी वजह से उसका एक स्टूडेंट मारा गया। तायो आगे से कहती है कि टीचर को जल्द ही इसके बारे में पता लग जाएगा, तब टीचर को समझ में आ जाएगा कि नागोमो ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगली सिटी के साथ अगले नए चोचले। अब इसके बाद हम लोग कुछ स्मगलर्स को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स के बच्चों को चुरा लेते हैं और उन्हें महंगे दामों में ऑक्शन के अंदर बेच देते हैं। जिसके बाद हम लोग नागोमो को देखते हैं जो कि विल को सही सलामत उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। इसके बाद रात के टाइम पे सिया नागोमो से डेट पे चलने को कहती है, सिर्फ वो दोनों, और नागोमो ने वादा किया था तो वो इस चीज के लिए मान जाता है। वहीं पे तायो उन्हें काफी हैरानी से देख रहे थी। फिर सोते समय तायो उस पल को याद करती है जब उसके पूरे मेंशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। उसके फादर मरते हुए उसे बता जाते हैं कि उसका एनिमी और कोई नहीं, भगवान खुद ही। लेकिन भगवान सर्वशक्तिशाली नहीं है, एक दिन यहाँ पे कोई आएगा जिसके पास ताकत होगी उन्हें हराने की। फिर जब तायो बड़ी हो चुकी थी तब उसने अपने क्लैन को छोड़ दिया ताकि वो उस इंसान की तलाश कर सके जिसके बारे में उसके फादर बात कर रहे थे, और तायो की तलाश अब खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग नागोमो और सिया को देखते हैं और वो दोनों अकेले ही डेट पे आए हुए थे जहाँ पे सिया काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। फिर वो दोनों एक्वेरियम जाते हैं तो फिर उनकी मुलाकात बोलने वाली मछली से होती है जो कि और को नहीं हमारा पुराना दोस्त था, इसका नाम ली मैन है। सिया तो अपना एक्वेरियम घूमती रहती है, लेकिन वहीं पे नागोमो उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है तो ली मैन की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। खैर जब नागोमो उसे पूछता है कि वो यहाँ पे कैसे आया तो ली मैन आगे से बताता है कि वो एक फव्वारे के चलती अपनी जर्नी से भटक के समुद्र पे आ चुका था, तब उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, जिससे नागोमो को समझ में आ जाता है कि ये मेलिडे का ही करा धरा है, और पछतावा होने पे वो दोनों ली मैन को आजाद कर देते हैं और उसे नदी के अंदर छोड़ देते हैं। ली मैन जाते हुए नागोमो को बता देता है कि वो लोग एक मरफोल छोटी लड़की को किडनैप करने वाले थे और उन्होंने उसे पकड़ ही लिया होगा और शायद उसे यहाँ पे बेच दिया जाएगा नौकर के तौर पे। अब इसके बाद जब नागोमो और सिया वहाँ पे घूम ही रहे थे तो फिर नागोमो को सीवर लाइन से किसी छोटे बच्चे के होने की मौजूदगी का महसूस होता है, और जब नागोमो वहाँ पे जाके चेक करता है तो फिर उसे वहीं पे वही लड़की मिल जाती है जिसके बारे में लीमैन बता रहा था। नागोमो उसको लेके शहर से बाहर चला आता है और वहाँ पे उसके कपड़ों उपड़ों को साफ सफाई करके उसके बालों को भी सुखा देता है, जस्ट लाइक अ फादर। वहीं पे हम लोग यूए और तायो को देखते हैं जो कि एक साथ चाय पीने के लिए बाहर आए हुए थे। वहीं पे तायो यूए से पूछती है क्या उसे डर नहीं लगता है कि सिया उसे नागोमो को छीन सकती है, लेकिन यूए की सोच यहाँ पे ग्रीन गार्डन की तरह थी और वो तायो को बताती है कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे भी यूए यही चाहती है कि नागोमो को और भी कई सारी खुशियाँ मिले जिनका वो हकदार है। रही बात सिया की, अगर उसे लगता है कि वो यूए से नागोमो को छीन सकती है तो फिर वो ट्राई कर ले। कुछ ही देर बाद वो लड़की उन्हें अपना नाम बताती है जो कि म्यू था। नागोमो और सिया फैसला करते हैं कि वो लोग म्यू को पुलिस के हवाले कर देंगे, जिसके बाद वो लोग म्यू को उसके घर पे पहुंचा देंगे। लेकिन म्यू को नागोमो से लगाव हो गया था और वो नागोमो से अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद नागोमो उसे पुलिस के हवाले कर देता है, बस मुंह के ऊपर खरोचे खा के। वहीं पे म्यू अपना बाजा बजाए जा रही थी, लेकिन नागोमो उसे इग्नोर करके दूर चला जाता है। लेकिन उनके काफी ज्यादा दूर जाने के बाद ही पुलिस स्टेशन पे तगड़ा धमाका होता है तो नागोमो भागते हुए चेक करने के लिए जाता है। तो फिर उसे पता चलता है कि जिन लोगों ने पहले म्यू को किडनैप किया था वो दोबारा म्यू को किडनैप कर लिए हैं और वो साथ ही में सिया की भी डिमांड कर रहे थे। अब इसके बाद हम लोग यूए को देखते हैं जो कि तायो के साथ चाय पी रहे थे कि उसी टाइम पे दीवार टूटती है और बगल से नागोमो और सिया बाहर निकलते हैं। तायो पूछती है कि ये डेट के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तो फिर नागोमो यूए को म्यू के बारे में बताता है और उनसे मदद मांगता है, जिसके लिए यूए तुरंत मान जाती है। इसके बाद वो चारों दो की टीम बना के अलग अलग जगहों पे म्यू को ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद उन किडनैपर्स के जितने भी अड्डे थे वहाँ पे बिन दिवाली
होने लगती है और उनके सभी अड्डे एक एक करके दगड़ने और डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। साथ ही में उन लोगों ने जितने भी बच्चों को वहाँ पे किडनैप करके रखा हुआ था, तायो और सेया उन्हें भी आजाद करवा लेते हैं। फिर हम लोग मियो को देखते हैं जहाँ पे उसका ऑक्शन किया जा रहा था और उसे खरीदने के लिए कई सारे लोग आए हुए थे। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे नागोमो भी आ जाता है, जो कि बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट उनके लीडर को गोली मार के मार देता है। इसके बाद वो मियो को आजाद करता है और उसे पूछता है कि जब भी मिलती हो तो हमेशा गीली क्यों रहती हो। इसके बाद वो उसे उड़ा के आसमान में लेके जाता है और उसे कहता है कि आतिशबाजी देखोगी। तो फिर मियो कहती है हाँ, जिसके बाद हम देखते हैं कि यूए अपने ड्रैगन्स का इस्तेमाल करते हुए उनके बचे कुछ जितने भी हाइड आउट थे उन सभी को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद नागोमो मियो को लेके बाकी लड़कियों के पास आता है और उनको मियो से मिलवाता है। वहीं पे यूए और बाकी लड़कियों को मियो काफी ज्यादा क्यूट लगती है, लेकिन अचानक से मियो नागोमो को भाई से डायरेक्ट पापा कहने लगती है। तो नागोमो पूछता है कि ये तुम्हारे लैंग्वेज में भाई का तो मतलब नहीं है, लेकिन मियो बताती है कि उसके फादर नहीं है, तो वो अब से नागोमो को पापा कहने वाली है। ये देख के बाकी लड़कियों के मन के अंदर भी इच्छा होती है और वो सभी नागोमो से कहते हैं कि उन्हें भी बेबी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग नागोमो को एक और नई सिटी के अंदर आते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो सबसे पहले डायरेक्ट गिल्ड के अंदर जाता है क्योंकि उसे एक लेटर डिलीवर करना था। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे नागोमो का एक पुराना क्लासमेट आता है जिसका नाम एंडो था और वो नागोमो को देखते ही पहचान जाता है और उससे पूछता है कि तुम बदल कैसे गए। लेकिन तभी वो अचानक से नागोमो से कहता है कि मदद करो नहीं तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद हमें कुछ घंटों के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नागोमो के सभी क्लासमेट डंजन के सबसे निचले भाग तक पहुँच चुके थे। लेकिन वहाँ पे आने के बाद इन्हें पता चला था कि यहाँ के सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं और वहाँ पे पड़ा हुआ खून वो बिल्कुल ताज़ा है। तभी साइड से एक डीमन बाहर निकलती है और वो उन्हें ऑफर देती है हमारे साथ हाथ मिलाने का, और वो उन्हें ये भी बताती है कि तुम में से किसी एक ने हमारे साथ हाथ में मिला लिया है। लेकिन नागोमो के क्लास का मॉनिटर जो कि एक नंबर का गधा है, वो उसके ऑफर को मना कर देता है। इसके बाद डीमन और उन सभी लोगों के बीचों में फाइट होने लगती है। लेकिन वो डीमन इन सभी के मुकाबले काफी ज्यादा शक्तिशाली थी। वो मॉन्स्टर्स को समन कर सकती थी, उन्हें हील कर सकती थी, इसीलिए वो इनकी कह के ले रही थी और इन्हें बजाती जा रही थी। इसी बीच वो वहाँ पे एक टर्टल मॉन्स्टर को समन करती है जो अपने मुंह के अंदर से एक फायरबॉल फेंकने वाला था। तो फिर एक क्लासमेट अपने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करती है और अटैक से खुद को बचा लेती है। इसके बाद यागासी आगे बढ़ती है जो कि एक और मॉन्स्टर के साथ फाइट करती है जिसका सर तो सांप का था लेकिन आधा शरीर भेड़िए का था। वो उसके ऊपर अपनी शॉर्ट से कई सारे कट्स मारती है, लेकिन वो डीमन अपने उल्लू की मदद से उसे दोबारा हील कर देती है। इसीलिए यागासी एंडो से कहती है कि तुम एक असासिन हो, यहाँ से चुपके से निकल सकते हो और बाहर जाके हमारे लिए मदद लेके आना, तब तक हम यहाँ पे इसे रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं पे मियो इस कहानी को मस्त पॉपकॉर्न खाते हुए काफी आराम से सुन रही थी, तो एंडो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि इसे मजा क्यों आ रहा है। तो नागोमो एंडो के ऊपर चिल्ला देता है और उसे कहता है कि अगर मेरी बेटी के ऊपर दोबारा चिल्लाया तो गोली घुसेड़ दूंगा अंदर। जहाँ पे हम लोग क्लासमेट्स को देखते हैं तो फिर उन्हें डीमन से फाइट करने में और भी ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। वहाँ पे मॉनिटर के अंदर कुछ टाइम के लिए बूस्ट की एनर्जी आ जाती है, तो वो एक मॉन्स्टर को हरा देता है, लेकिन वो डीमन दोबारा उसे हील कर देती है और उनके ऊपर फोक से अटैक करती है। तो एक क्लासमेट अपनी शील्ड की मदद से उसे रोकती है, लेकिन तभी दो मॉन्स्टर उसके पेट के ऊपर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देते हैं और उसकी बॉडी का निचला हिस्सा पत्थर बना देते हैं। अब इससे मॉनिटर कुछ टाइम के लिए निराश हो जाता है, लेकिन यागासी उसके ऊपर खींच के एक चमाटा मारती है और उसे कहती है कि शांत रहो। एंडो आगे की कहानी बताता है कि जब वो वहाँ से भाग रहा था तब वो मदद के लिए कैप्टन के पास भी गया था, लेकिन तभी वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ चुका था और कैप्टन उसके साथ फाइट करने लगा था। तो फिर एंडो को भाग के डंजन से बाहर आना पड़ा और उसकी मुलाकात नागोमो से हो गई। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि ये सभी क्लासमेट डीमन से पीछा छुड़ा के आगे तो आ जाते हैं, लेकिन तभी इनकी मुलाकात कैप्टन से होती है जो पहले ही खून में लथपथ था। ये लोग हारने लगे थे और इन्हें यकीन हो गया था कि अब मरने ही वाले हैं, लेकिन कैप्टन इन्हें यकीन दिलाता है कि ये एक जंग है, हार भी गए तो फिर हीरो की तरह हारो। लेकिन तभी डीमन उसके पीछे से अटैक करती है और उसके दो टुकड़े करते हुए उसकी बॉडी को सेंटर से थोड़ा सा काट देती है। इसलिए एंडो नागोमो से कहता है कि वो तो तुम्हारे दोस्त है ना, तुम उनकी मदद करोगे, लेकिन नागोमो आगे से साफ इंकार कर देता है, ये कहते हुए कि उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। अब इधर मॉनिटर जैसे ही कैप्टन की ऐसी हालात देखता है तो फिर दोबारा वो लिमिट ब्रेक का इस्तेमाल करता है जो एक स्किल है। इसके साथ वो मॉन्स्टर को हराते हराते डायरेक्ट उस डीमन के ऊपर भी अटैक कर देता है और जब वो उसको मारने ही वाला था तो फिर उस डीमन का लॉकेट खुलता है जिसके अंदर वो अपने लवर के साथ ही इसकी भी सेटिंग है मैं ही अकेला, तो पता नहीं उसके अंदर कहीं से दया आ जाती है और वो डीमन को नहीं मारता है, लेकिन डीमन उससे कहती है कि ये जंग है, यहाँ पे सब कुछ जायज है। इसके बाद वो मॉनिटर के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देती है। वहीं पे एंडो नागोमो से बार बार रिक्वेस्ट करे जा रहा था उन्हें बचाने के लिए। वहीं पे मियो भी नागोमो से कहती है कि तुम तो शक्तिशाली हो ना, तुम उनकी मदद नहीं करोगे क्या। वहीं पे तीनों लड़कियां भी नागोमो से बस इतना ही कहती हैं, उसे जो कुछ भी करना है वो उनका साथ देंगी। वहीं पे हम लोग इन क्लासमेट्स को देखते हैं तो इनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। काओरी उन्हें हील करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका माना खत्म
खत्म होने वाला था। वहीं पे एक मॉन्स्टर यागासी के ऊपर भी हमला करता है तो उसकी शॉट टूट जाती है और वो भी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। डेमन दोबारा वहाँ पे एक और मॉन्स्टर को समन कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों काओरी और यागासी के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन उसी टाइम पे ऊपर से एक स्पीयर आता है जो कि उन दोनों के अंदर घुस जाता है। इससे वो दोनों मॉन्स्टर वहीं पे मारे जाते हैं और कुछ ही देर में नागोमो भी वहाँ पे आ जाता है। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है कि नागोमो मदद करने के लिए राजी हो गया था और वो डंजन के अंदर आ जाता है, लेकिन जब तक वो नीचे जाते तब तक उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए नागोमो एक शॉर्टकट बनाता है और वो अपने हाइड्रोलिक स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए सीधा एक छेद मारता है जो कि सबसे नीचे की फ्लोर तक जाता है और वो डायरेक्ट उस छेद के अंदर कूद जाता है। साथ ही में उसकी चारों लड़कियां भी उसी के साथ ही कूद जाती हैं और इसी तरीके से नागोमो नीचे पहुंचा था और उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार दिया था यागासी और काओरी के ऊपर हमला करने से पहले। जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि अभी भी दोस्ती कट्टर है तुम्हारी। वहीं पे वो सभी लोग नागोमो को ऐसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन नागोमो अभी के लिए सिर्फ फाइट के ऊपर ही फोकस करता है। नागोमो दिल का काफी अच्छा बंदा था, इसीलिए वो डीमन से कहता है कि अगर खिसकना है तो खिसक लो, नहीं तो हाथों से मारी ही जाओगे मेरे। लेकिन डीमन नागोमो को हल्के में लेती है और उसके साइड से पोर्टल खोल के उसके ऊपर मॉन्स्टर से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन नागोमो अपने पंजे से ही उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद वो गोलियां हवा में चलाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि डीमन ने वहाँ पे पोर्टल खोले थे और नागोमो को इसके बारे में पहले से ही पता था। डीमन भी इससे हैरान होती है, लेकिन वो दोबारा नागोमो के ऊपर बिल्लियों से हमला करती है, लेकिन नागोमो उन्हें भी अपनी गोलियों के साथ भून के रख देता है और कुछ ही मिनटों के अंदर वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को नागोमो ने एक झटके के अंदर सोलो वर्सेस स्क्वाड कर दिया था। तभी वहाँ पे वो टाइटल मॉन्स्टर आता है जो नागोमो के ऊपर अपनी बीम से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नागोमो वहाँ पे शील्ड को ले आता है और बाद में उसे डिफ्लेक्ट करके उल्टा डीमन के ऊपर भी हमला करा देता है। फिर नागोमो उस टाइटल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है तो वो सेल के अंदर घुस जाता है और नागोमो की ब्लड्स का असर उसके ऊपर काफी ज्यादा कम हो रहा था और जब डीमन उसे दोबारा हील करने की कोशिश करती है तो फिर उसे पता चलता है कि नागोमो ने उसकी हीलिंग वाले कबूतर को पहले ही मार दिया है शील्ड की मदद से डिफ्लेक्ट करके। वह भी नागोमो उस टर्टल को खाने के लिए सोन पापड़ी दे देता है दिवाली का तोहफा समझ के और वो टाइटल मॉन्स्टर जैसे ही ग्रेनेड को खाता है तो वो तुरंत मारा जाता है। वहीं पे नागोमो के क्लासमेट तो हक्का बक्का रह जाते हैं ये देख के कि नागोमो ने एक झटके के अंदर ही पूरी डीमन आर्मी को खत्म कर दिया, जबकि उन लोगों की आंखें बाहर आ रही थी और उन्हें तो यकीन ही नहीं होता है कि ये सच में वही नागोमो है जिसको वो लोग जानते थे। एंडो उन लोगों से कहता है कि साला मैं अपना कत्ल कर दूंगा तब तुम्हें यकीन होगा कि ये वही नागोमो है जिस बंदे ने नागोमो के ऊपर हमला किया था और उसे खाई से गिरा दिया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन युवे उसे घूर के कहती है क्या तुम दोबारा नागोमो के रास्ते के बीच में आना चाहोगे, तो वो डर के मारे चुप हो जाता है। उसी टाइम पे बचे कुछ डीमन उन लोगों के ऊपर दोबारा हमला करने लगते हैं तो वो लड़की जो कि एक प्रोटेक्टर की तरह थी वो दोबारा खड़ी होने लगती है, लेकिन युवे उसे कहती है कि रहने दो। इसके बाद वो अपने मैजिक की मदद से उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार देती है। वहीं पे सिया भी अपने हथौड़े का इस्तेमाल करती है उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जो उसके पास आ रहे थे। वहीं पे तायो मियो को संभालते हुए बचे कुछ मॉन्स्टर्स को भी आसानी के साथ हरा देती है। उन्हीं में से एक मॉन्स्टर काओरी और यागासी के ऊपर हमला करने वाला था तो फिर नागोमो अपने पास से एक शॉट को बाहर निकालता है और वो यागासी को दे देता है। यागासी उस शॉट का इस्तेमाल मक्खन की तरह करती है और उस सांप को पनीर की तरह काट के रख देती है, लेकिन उसी टाइम पे वो डीमन नागोमो के ऊपर पावरफुल अटैक करती है अपने स्मोक की मदद से। तो सभी लोगों को नागोमो को फिकर होने लगती है। वहीं पे मियोदो उसे पापा कह देती है। अब इसे काओरी की सांसें अटक जाती हैं ये सुन के कि कोई उसे पापा कह रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि नागोमो के ऊपर इस हाई लेवल मैजिक का भी घंटा कोई असर नहीं पड़ा था। डीमन उसे पूछती है क्या तुम्हें यकीन भी है कि तुम एक इंसान हो। नागोमो उससे कहता है कि ना मैं तो नहीं हूँ। इसके बाद वो डीमन को सीधा गन पॉइंट पे ले लेता है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है तो डीमनेस आगे से कोई भी जवाब नहीं देती है तो नागोमो उसके पैरों के ऊपर गोलियां मार देता है और उससे कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे आखिरी शब्द क्या हैं, मुझे बस इतना जानना है कि तुम लोग इस लाइब्रेरी के अंदर क्या कर रहे हो इस घटिया जगह के अंदर, और तुम्हारे पास एशियंट मैजिक कैसे आया जिसकी मदद से तुम मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर पा रहे हो। डीमन इसके बावजूद भी कोई भी जवाब नहीं देती है तो नागोमो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा अंत ही करना पड़ेगा। तो डीमनेस आगे से कहती है कि एक दिन उसका लवर आएगा और उसे मार देगा। तो नागोमो आगे से कहता है कि वो अगर मेरे रास्ते का रोड़ा बनेगा तो मैं उसे भी मार दूंगा। वहीं पे मॉनिटर नागोमो को रोकना चाहता था डीमनेस को मारने से, लेकिन नागोमो उन सभी के सामने डीमनेस का भेजा उड़ा देता है। इससे वो सभी लोग दंग रह जाते हैं कि नागोमो इतना ज्यादा डेडली हो गया कि लोगों को मारने से भी नहीं कतरा रहा है। खैर अब काओरी आगे बढ़ती है जो कि रोते हुए नागोमो के सामने कहती है कि उसे तो यकीन था कि वो जिंदा है। जिसके बाद वो रोते हुए नागोमो के गले लग जाती है तो फिर नागोमो की जितनी भी बची कुची गर्लफ्रेंड थी वो सभी उसे घूरते हुए देखने लगती हैं, लेकिन नागोमो उसे गले नहीं लगाता। ब्रो इज कमिटेड टू हिज गर्लफ्रेंड। वहीं पे हम लोग मॉनिटर को देखते हैं और उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब था
और वो जैसे जैसे लैबिरिंथ के स्टेजेस को ऊपर करते हुए जा रहे थे तो वो बार बार नागोमो से पूछे जा रहा था कि तुमने उसे क्यों मारा, तुम उसे जाने भी दे सकते थे। तो नागोमो उसे एक बात साफ कह देता है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि उसके रास्ते में कौन आता है, अगर वो उसके लिए रोड़ा बनता है तो वो उसे मार देगा। और मेरा तुम लोगों के साथ ना ही कोई क्लासमेट का रिश्ता है और ना ही कोई दोस्ती का, मुझे बस काओरी का एहसान चुकाना था जो मैंने जान बचा के चुका दी है। अगर तुम मेरे रास्ते में आते हो तो मैं तुम में से किसी को भी मारने से एक पल के लिए भी नहीं हिचकूंगा। और कुछ ही देर के अंदर वो लोग आसानी के साथ लाइब्रेरियन को पूरा करके ऊपर आ जाते हैं। तो फिर वहाँ पे गिल्ड मास्टर ने कई सारे लोगों को इकट्ठा कर रखा था क्योंकि उसे लग रहा था कि नागोमो को काफी ज्यादा टाइम लगेगा डंजन को पार करने में। अब सीधा क्लाइमैक्स पे आते हैं। काओरी डायरेक्ट आगे बढ़ती है और वो नागोमो को प्रपोज कर देती है आई लव यू कहते हुए। हालांकि नागोमो एक झटके के अंदर उसे रिजेक्ट कर देता है ये कहते हुए कि उसने अपना दिल पहले ही युवे को दे दिया है। लेकिन हारेम को बढ़ाने के लिए ऑथर एक गेम खेलता है और वो युवे से कहलवाता है कि काओरी उनके साथ आ सकती है इस चीज को चेक करने के लिए कि वो नागोमो को युवे से ज्यादा प्यार करती है। खैर अब इसी तरीके से काओरी भी इनकी टीम के अंदर आ चुकी थी युवे की राइवल बन के। वहीं पे नागोमो उसे बता देता है कि वो सुबह जल्दी निकलेगा, उसे जल्दी रेडी रहना पड़ेगा। रात के टाइम पे नागोमो यागाशी से मिलता है तो यागाशी उसे शॉट वापस करती है लेकिन नागोमो उसे रखने देता है। वैसे भी नागोमो गन्स का इस्तेमाल करता है, उसे शॉट की क्या ही जरूरत है। इसके बाद वहाँ पे नागोमो के बाकी साथी आ जाते हैं तो नागोमो उनके साथ चला जाता है। मॉनिटर भी वहाँ पे आता है और वो काओरी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन यागाशी उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि उसे जाने दो, वो काफी टाइम से नागोमो को पसंद करती है। और मॉनिटर अब जाके एक अच्छा काम करता है और वो काओरी को जाने देता है। इसी के साथ काओरी भी इन्हीं की टीम के अंदर आ जाती है और ये लोग अगले सफर के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ आरी फुरुते का फर्स्ट सीजन यहीं पे एंड होता है। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अगर व्यूज अच्छे आते हैं इसका सेकंड सीजन भी है और थर्ड सीजन 12 तारीख को आने वाला है इसी महीने को। तो शर्म न दिखाते हुए कृपा बनाए रखो और लाइक कमेंट कर दो। मैं इतना लालची होता तो नहीं हूँ लेकिन अगर तुम लोग कर देते हो, मतलब जितने देख रहे हो उन सभी ने कर दिया, तो मैं सच में सेकंड सीजन एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम्हारी कसम।